20वीं सदी में तेल की खोज के बाद प्राकृतिक संसाधनों में सबसे मूल्यवान इस काले सोने को ही समझा जाता है। इसके बाद प्राकृतिक गैस, ये भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अमेरिका की ऊर्जा का जो 20% भाग है वो प्राकृतिक गैस से ही आता है। इसके बाद हम लेते हैं यूरेनियम को। यूरेनियम बहुत बहुमूल्य अयस्क है। आज के समय में इसका महत्व बढ़ गया है। कारण क्या है इसका? कि परमाणु बम बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, जिससे एक देश की जो शक्ति है वो अचानक से बदल जाती है। जो राष्ट्र यूरेनियम पदार्थ की खानों पर नियंत्रण रखते हैं वे ताकतवर देश माने जाते हैं। जैसे आपका रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, स्लोवाकिया है। जुलाई 2005 में भारत और अमेरिका के बीच में जो परमाणु समझौता हुआ वो इसका सटीक उदाहरण है, जिसे 2008 में परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह एनएसजी ने भी अपनी स्वीकृति दी। तो किसी भी देश को अगर विकसित होना है तो ऊर्जा की उसको आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो देश हैं यहाँ पर यूरेनियम जैसा बहुमूल्य अयस्क पाया जाता है। तो भारत की जो नीति है वो असैन्य कामों में यानी विकास के कार्यों में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल की है। यद्यपि हमने अपने आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियारों को भी रखा हुआ है, तो हमने अपने विकास के लिए 2005 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया। और इस समझौते की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे ये समझौता 40 साल के लिए किया गया। यह समझौता सैन्य नाभिकीय साझेदारी के लिए है, केवल शांतिपूर्ण असैन्य ऊर्जा के संदर्भ में। 40 साल तक इस समझौते के अंतर्गत अमेरिका और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है जो देशों का बना हुआ एनएसजी, ये भारत को परमाणु ऊर्जा सामग्री, उपकरण, कलपुर्जे और तकनीक देंगे। बाद में इसको 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरह का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो भारत के 22 परमाणु रिएक्टरों में से 14 जो नागरिक परमाणु रिएक्टर हैं वो अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी के लिए जो एजेंसी है IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी सीधी निगरानी में आ गए हैं। परमाणु बिजली पैदा कर कोयला आधारित बिजली घर पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। और इसका फायदा क्या होगा कि पर्यावरण के लिए नुकसानदेह जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनका उत्पादन बंद हो जाएगा। और हमें ही इसका लाभ नहीं होगा, बल्कि अमेरिका की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको भी इससे लाभ होगा। इसी तरह से हम यूरेनियम की महत्ता को देखें तो यूरेनियम को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला संवर्धित यूरेनियम, दूसरा साधारण यूरेनियम और तीसरा वेपन ग्रेड यूरेनियम। तो इनकी जो तस्करी है या कालाबाजारी भी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। 1 किलो टन की विस्फोटक क्षमता का बम बनाने के लिए 30 किलो अति संवर्धित यूरेनियम 235 जरूरी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बम बनाने की तकनीक भी बिकाऊ है। किराए के वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, तकनीशियन सभी मिल जाते हैं। इस बाजार में उधारी और अदला बदली का खेल भी चलता है। और इस तस्करी में बहुत सारे देश शामिल हैं, जैसे यूक्रेन है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, जॉर्जिया है, ईरान है,
ये सभी देश इसमें शामिल हैं। बड़ी शक्तियां भी इसमें शामिल हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, रूस है। लेकिन ये दूसरी बात है कि ये जो देश हैं ये अपने तरीकों को वैध बनाने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि किसी देश के पास खनिज पदार्थों का होना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए भी दो बातें जरूरी हैं। पहला, खनिज पदार्थों का जो स्तर है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उच्च होना चाहिए। दूसरा, उनके सही उपयोग की तकनीक का ज्ञान होना भी जरूरी है। औद्योगिक दृष्टि से एक देश का विकसित होना भी जरूरी है। जैसे हम कांगो का उदाहरण लें, कांगो के पास पर्याप्त यूरेनियम पाया जाता है जो परमाणु बम को बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन इसके दोहन की जो क्षमता है वो उसके पास नहीं है, औद्योगिक दृष्टि से विकसित भी नहीं है, तकनीक का उसको ज्ञान नहीं है, तो इसको हम ताकतवर देश नहीं कहेंगे। दूसरी ओर हम कनाडा को देखें, ब्रिटेन को देखें, रूस को देखें, ये ताकतवर देश हैं क्योंकि इनके पास यूरेनियम है, इनके दोहन की क्षमता ये जानते हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम अरब देशों का ले सकते हैं। अरब देश, इनकी जो तेल संपदा है उस पर अमेरिका और अन्य यूरोपीय कंपनियों का आधिपत्य है। स्वयं अरब देश अपनी अकूत संपत्ति के बाद भी कच्चे तेल के अन्वेषण, शोधन, विक्रय और निर्यात की क्षमता नहीं रखते हैं। यहाँ की जो सत्तारूढ़ सरकारें हैं वो अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए अमेरिका और पश्चिमी जो देश हैं उनके सैनिक संरक्षण पर बुरी तरह से निर्भर है। भारत का हम उदाहरण ले लें, पर्याप्त लोहे और इस्पात के भंडार हैं लेकिन औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। तो इस तरह से ताकतवर बनने के लिए जरूरी है कि औद्योगिकरण हो, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल कर राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाया जा सके। इसी में हम तीसरा तत्व लेंगे, जनसंख्या। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में राष्ट्रीय शक्ति के स्रोत के रूप में जनसंख्या या आबादी विशेष महत्व रखती है। श्लीचर का कहना है कि जब तक उत्पादन और युद्ध के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होगी तब तक यदि अन्य तत्व समान रहे तो जिस राज्य के पास इन दो कार्यों के लिए बड़ी संख्या में पुरुष और स्त्रियां विद्यमान होंगे वह एक शक्तिशाली राज्य होगा। दो बातें श्लीचर की इस परिभाषा से निकलकर सामने आती हैं कि जनसंख्या का विशाल होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? उत्पादन और युद्ध इसी पर निर्भर करते हैं। अन्य तत्व समान रहें तो विशाल आबादी एक देश के लिए सोने पे सुहागा है। 18वीं और 19वीं शताब्दी तक ये सामान्य धारणा थी कि बड़ी जनसंख्या वाली सेनाएं विजयी होती हैं, लेकिन आधुनिक युद्ध कला ने हालांकि इस धारणा को बेकार सिद्ध कर दिया है। फिर भी जनसंख्या के लाभों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए सन 1800 तक फ्रांस को हम देखें तो यूरोप का सबसे ज्यादा ये ताकतवर देश था क्योंकि इसके पास विशाल जनसंख्या थी। लेकिन सन 1869 में जर्मनी यूरोप का ताकतवर देश हो गया और इसने फ्रांस को हरा दिया। तो इसका कारण क्या था कि अब इसकी जनसंख्या जो थी वो बढ़ गई थी। जनसंख्या का महत्व क्या है इसको समझाते हुए इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने कहा था कि 9 करोड़ जर्मन और 20 करोड़ स्लाव की तुलना में हम 4 करोड़ इटली वासी कुछ भी नहीं हैं। तो इस तरह उसने इटली की जनता से आबादी को बढ़ाने का आह्वान किया। तो निश्चय ही जो जनशक्ति होती है ये राष्ट्र के निर्माण में
और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। जनसंख्या में हम अलग अलग इसके पक्षों को, पहलुओं को देख लेंगे, जैसे जनसंख्या और आर्थिक विकास, इनमें घनिष्ठ संबंध है। प्रोफेसर ऑर्गेन्स्की ने कहा है कि शस्त्र और सैनिक सामग्री तथा उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में आर्थिक उत्पादन राष्ट्र शक्ति को तय करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है जो राष्ट्र को संपन्न और शक्तिशाली बनाता है। वर्तमान तथा निकट भविष्य में जो देश विशाल मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करने का इच्छुक होगा, उसे काफी मात्रा में कर्मठ लोगों की आवश्यकता होगी। दो बातों से हम जनसंख्या के महत्व को देख सकते हैं। तो इसमें है पहला, औद्योगिक उत्पादन। ये बड़ी जनसंख्या पर निर्भर है, लेकिन इसके लिए कुशल कामगारों का होना जरूरी है। दूसरा है उपभोग। ये भी बड़ी जो जनसंख्या है उस पर निर्भर है। ये दूसरे देश के माल की खपत अपने यहाँ पर कर सकता है और अपने राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि कर सकता है। जैसे हम भारत का उदाहरण लें तो क्रय शक्ति के लिहाज से दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, परचेजिंग पावर है। यहाँ का जो विशाल बाजार है, ये अमेरिका जैसे देशों के लिए मुनाफे का जरिया है। इसलिए भारत की अनदेखी करना मुश्किल है। जैसे हम मई 1998 में देखें तो भारत द्वारा परमाणु परीक्षण जब किया गया तो उसके बाद कई विकसित देशों ने, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, तो इन देशों ने भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। तो तब सोचा ये गया था कि इससे भारत को नुकसान होगा, लेकिन ये देखने में आया कि भारत की तुलना में जो ये विकसित देश थे, इनको ज्यादा नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या है वो विशाल बाजार को उपलब्ध कराती है। इसी में हम दूसरा कारक ले सकते हैं, जनसंख्या और सैनिक शक्ति। इनका भी आपस में घनिष्ठ संबंध है। एक देश की जनसंख्या ज्यादा होगी, वह सैनिक दृष्टि से उतना ही शक्तिशाली देश होगा। युद्ध के समय कुछ कार्यों के लिए जनशक्ति की आवश्यकता होती है। जनशक्ति के द्वारा क्या काम किए जाते हैं? उनके जैसे सैनिक हैं, उनको रसद सामग्री पहुंचाना, उनके आगे का जो मार्ग है उसको खोलना, पुल तैयार करना, खाई खोदना, हथियारों की आपूर्ति करना। हालांकि ऑटोमेटिक लड़ाकू विमान, मिसाइल्स, हथियारों के बावजूद मनुष्यों की जो जरूरत है उसको नकारा नहीं जा सकता है। आज वायुसेना का महत्व बढ़ जाने के बावजूद आप देखें कि थल सेना का जो महत्व है वो कम नहीं हुआ है। चाहे भारत चीन युद्ध हो या चीन और कोरिया का युद्ध हो, इसमें चीन ने अपनी विशाल थल सेना के कारण ही बढ़त बनाई थी। फिर भी जनसंख्या को राष्ट्रीय शक्ति का आधार नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता है? जैसे जापान ने कम जनसंख्या के बाद भी ज्यादा जनसंख्या वाले रूस और चीन को हराया। इजराइल कम जनसंख्या है लेकिन ज्यादा जनसंख्या वाले अरब राष्ट्रों को हराया इसने। ब्रिटेन छोटा देश है लेकिन संपूर्ण विश्व पर इसने आधिपत्य स्थापित किया। एक जमाने में कहा जाता था कि सूर्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य का कभी अस्त नहीं होता। तो एडलस हेक्सले कहते हैं कि जनसंख्या आधिक्य से असुरक्षा और अशांति फैलती है। जो ऐसे देश हैं विकसित नहीं हैं, अविकसित हैं, तो उनके लिए तो जनसंख्या वरदान के बजाय अभिशाप ज्यादा है। उदाहरण के लिए हम रूस और चीन को लें, इनके लिए बड़ी जनसंख्या वरदान है क्योंकि ये मानव संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन भारत जैसे देश जहाँ बड़ी जनसंख्या है वहां पर ये वरदान नहीं है, क्योंकि मानव संसाधन का किस तरीके से उचित तौर पर प्रयोग किया जाए ये हम नहीं जानते हैं। तो खाद्यान्न संकट, जनसंख्या बढ़ी हुई है, आप संभाल नहीं पा रहे हो, उसका इस्तेमाल नहीं जानते हो, तो कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। खाद्यान्न संकट है, भुखमरी है, अराजकता फैलती है समाज के अंदर। तो इस तरह की समस्याएं जब पैदा होती है तो राष्ट्र विकास नहीं कर पाता है। सच्चाई ये है कि एक देश का ताकतवर होना जनसंख्या की प्रकृति, उसके चरित्र
और उसके गुणों पर निर्भर करता है।